ये रात ऐसे ही बीत चुका था और सुबह का 7 बज रहा था। बाहर सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ चुकी थी, पर उस रोशनी में भी कोई सुकून नहीं था। वही यश पूरी रात रूम में बैठे बैठे बस ईशान के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर ईशान चाहता क्या है। एक तरफ वो उसके डैड को जेल भेज रहा था ताकि वो अपने मॉम डैड का बदला ले सके, और दूसरी तरफ खुद ईशान यश की हेल्प करने की बात कर रहा था। ये दो चेहरे, दो इरादे। यश का दिल और दिमाग दोनों थक चुके थे। खुद में ही ये सब सोचते हुए यश अपने सर को हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस ईशान पर दोबारा भरोसा करने की गलती नहीं कर सकता। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। डर इस बात का कि कहीं वो फिर से टूट ना जाए। यश की बड़बड़ाहट से इरिटेट हो ऋषि, जो उसके बगल में ही सोया था, वो अचानक बेड पर बैठ जाता है और गुस्से में कहता है, ईशान का नाम बार बार लेना बंद करो भाई। गुस्सा आता है मुझे। पूरी रात मैं सो नहीं पा रहा हूँ सुकून से, उस ईशान की वजह से। ऋषि की आवाज़ में चिढ़ थी, पर उस चिढ़ के पीछे अपने भाई की चिंता भी छुपी हुई थी। ऋषि की बात सुन यश धीरे से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी ऋषि, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। उसकी आंखों में गिल्ट साफ झलक रहा था। यश को यूं उदास देख ऋषि तुरंत उसके गले लग जाता है और भावुक होकर कहता है, नहीं यश, गलती सिर्फ ईशान की है। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम तो सिर्फ उससे प्यार करते थे। ये शब्द यश के दिल में किसी तीर की तरह चुभ जाते हैं। हैरान होकर यश ऋषि से थोड़ा दूर होता है और सवाल करता हुआ कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ईशान से। इतना कहते ही वो रुक जाता है, जैसे सच उसके होठों तक आकर वापस चला गया हो। वही ऋषि हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ऋषि को अपने प्यारे भाई के बारे में कोई बात पता ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? उसके जवाब पर यश बस हल्के से हम कह देता है। तभी कुछ सोचते हुए ऋषि गंभीर आवाज में कहता है, क्या ईशान सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, अपना बदला लेने के लिए? वो तुमसे प्यार नहीं करता था। ये सवाल यश की आत्मा तक को हिला देता है। अब ऋषि के सवालों का यश क्या ही जवाब देता, जब वो खुद ये सच ईशान से जानना चाहता था। कुछ न कहते हुए वो बस खामोश रह जाता है, और उसकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। दूसरी तरफ साहिल अमन को बिना कुछ बताए सुबह सुबह ही कहीं चला गया था। वही अमन गहरी नींद में सोया हुआ, नींद में ही अपने हाथ से साहिल को ढूंढने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि साहिल बगल में है ही नहीं। अमन झट से अपनी आंखें खोलता है, घबराए आवाज में साहिल का नाम लेते हुए पूरे रूम में देखता है। फिर बाथरूम में जाकर ढूंढता है, पर साहिल कहीं भी नहीं मिलता। घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। परेशान होकर अमन साहिल को कॉल करता है, पर फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये देख अमन की टेंशन बढ़ जाती है। गुस्से और डर के मिले जुले एहसास के साथ वो रूम से निकलता है और फ्लैट के बाहर आ जाता है। बिना एक पल सोचे वो मल्होत्रा मेंशन जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में अमन मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुका था, ईशान से मिलने के लिए। वही ईशान सोफे पर बैठा आराम से कॉफी पी रहा होता है, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। तभी एक गार्ड ईशान के पास आकर कहता है, सर, कोई अमन नाम का लड़का मिलने आया है। क्रूर सी मुस्कान के साथ ईशान अमन को अंदर बुलाने का इशारा करता है। वही अमन गुस्से में अपना पैर पटकते हुए ईशान के सामने खड़ा हो जाता है और कोल्ड आवाज में कहता है, कहाँ है मेरा साहिल? ईशान हल्की मुस्कान के साथ कॉफी का कप रखते हुए कहता है, तुम्हारा साहिल है तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुन अमन का गुस्सा और बढ़ जाता है, पर वो जानता था कि गुस्से से यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। वो खुद को संभालते हुए प्यार से ईशान के पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहे हो। उसके लिए? किसके लिए? ये सवाल करते हुए ईशान अमन को घूरने लगता है। तब अमन हिम्मत जुटाकर कहता है, यश के लिए। ये सुन ईशान जोरों से हंस पड़ता है और कहता है, अगर यश के लिए करता तो उसके डैड को कभी जेल नहीं भेजता। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मैं जो कर रहा हूँ सब अपने लिए कर रहा हूँ। इस बात पर विश्वास करना अमन के लिए मुश्किल था, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस साहिल चाहिए था। अमन को गहरी सोच में डूबा देख ईशान गुस्से भरी आवाज में कहता है, दूर हो जाओ साहिल की लाइफ से। ये सुन अमन का गुस्सा फूटने लगता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि ईशान उसे ठंडे लहजे में रोकते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से साहिल मुश्किल में आ सकता है, और मैं ये नहीं चाहता।
इसलिए तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, चले जाओ उसकी जिंदगी से। ईशान की हर बात अमन के दिल को तोड़ रही थी। वो उदास होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उसका चेहरा देख ईशान सवाल करता हुआ कहता है, तुम साहिल से प्यार करते हो? ये सवाल सुन अमन कुछ देर चुप रहता है, फिर हकलाते हुए कहता है, नहीं, नहीं करता। लेकिन उसकी आंखें, उसकी खामोशी, सब कुछ झूठ बोल रही थी। मुस्कुराते हुए ईशान कहता है, तो चले जाओ उसके लाइफ से। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी ठंडक छुपी हुई थी, जैसे शब्द हल्के हों पर मतलब भारी। इतना कहकर ईशान अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस एक सख्त फैसला। वह सीधे अमन के पास जाता है और बेहद नपे-तुले लहजे में कहता है, साहिल को अपने किसी काम से कहीं दूर जाना था तो वह चला गया है, उसका फिक्र मत करना, वो ठीक है। ये शब्द अमन के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक सी जाती है। इतना कहते हुए ईशान बिना पीछे देखे मेंशन के बाहर निकल जाता है। बाहर खड़ी उसकी कार में बैठते समय भी उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी। इंजन स्टार्ट होता है और वह ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वही अमन की आंखों में नमी उतर आती है। दिल भारी हो चुका था। वह उदास कदमों से मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकलता है। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, साहिल। कुछ ही देर में अमन साहिल के फ्लैट पहुंच जाता है। हाथ कांपते हुए दरवाज़ा खोलता है और सीधे साहिल के रूम के अंदर चला जाता है। कमरे की खामोशी उसे काटने लगती है। अमन साहिल की तस्वीर अपने हाथों में लेता है, उसे अपने सीने से लगाता है और बेड पर बैठ जाता है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए ही कहता है, कल ही तुमने कहा था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तो क्यों चले गए? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा साहिल। उसकी आवाज़ में टूटन थी, बेबसी थी और डर कि कहीं वह सच में अकेला न रह जाए। तभी पीछे दरवाजे से टिककर खड़ा हो साहिल, जो अमन की सारी बातें सुन चुका था, जोरों से हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था 1 घंटे में ही मेरे बिना तुम्हारा ये हाल हो जाएगा, इतना ज़्यादा तड़प उठोगे। आवाज़ सुनते ही अमन चौंक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। पीछे खड़े साहिल को देखते ही अमन भागते हुए उसके सीने से लग जाता है, जैसे किसी डूबते को किनारा मिल गया हो। वह रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ साहिल, जैसे तुम मुझे रहने को कहोगे मैं अच्छे बच्चे की तरह वैसे ही रहूंगा। अमन के शब्द साहिल के दिल को छू जाते हैं। साहिल उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कुछ काम से बस कॉलेज गया था, न कि तुमसे दूर। अमन धीरे धीरे उससे अलग होता है। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, पर चेहरे पर हैरानी। वह मासूम सी आवाज में कहता है, तो ईशान ने ऐसा क्यों कहा? ईशान का नाम सुनते ही साहिल अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तुम बॉस से मिलने गए थे? वही अमन गुस्से में आकर साहिल के साथ बेड पर बैठता है और तीखे स्वर में कहता है, उसे अपना बॉस कहना बंद करो, वो हम दोनों को अलग करना चाहता है। साहिल अमन के बगल में बैठता है, उसके गुस्से के पीछे छुपे डर को समझते हुए, और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो सिर्फ मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए तुमसे कुछ कह दिए होंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अमन का गुस्सा और भड़क उठता है। वह साहिल को अचानक बेड पर धकेल देता है और खुद उसके करीब आकर कड़क आवाज में कहता है, तुम्हारा फिक्र करने का हक सिर्फ मुझे है, समझे? साहिल उसकी आंखों में झांकता है, वहां प्यार और जलन दोनों साफ दिख रहे थे। वह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं समझा, तुम थोड़ा और गहराई से समझाओगे तो समझ जाऊंगा। अमन उसे खुद से दूर करता है और चिढ़ते हुए कहता है, सुबह सुबह शुरू हो गए। साहिल अमन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और शरारती लहजे में कहता है, तुमने ही शुरू किया था। इतना कहते ही साहिल अमन को नीचे करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह उसके होंठों को अपने होंठों से मिलाकर पेशेंटली किस करने लगता है। उस किस में प्यार भी था, अधिकार भी। अमन उसे खुद से अलग करता है और सहमी सी आवाज में कहता है, तुम मुझे अपने साथ रखकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? उस सवाल में डर था, खुद को खो देने का डर। साहिल उसकी आंखों में देखते हुए क्रूर सी मुस्कान के साथ कहता है, गलत तो तब होता ना जब तुम मेरे साथ ना होते, क्यूटी। इतना कह साहिल अमन का दोनों हाथ ऊपर कर वापस अमन के होठों पर किस करने लगता है और किस करते हुए अपना हाथ अमन की टी शर्ट के अंदर गुस्सा सेडिक्टिवली छूने लगता है। वही अमन का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। अमन के बढ़ते धड़कनों का आवाज सुन साहिल के दिल में आग लगने लगा और वो अमन को किस करना छोड़ उसकी टी शर्ट को जिस्म से बाहर निकाल देता है।
वही अमन तो बस साहिल की सेक्सी बॉडी को ही देखे जा रहा था। अमन को खुद की तरफ ऐसे देखता पा साहिल अमन के करीब जा फ्लर्टिंग टोन में कहता है, ऐसे मत देखो क्यूटी वरना मेरा दिया हुआ दर्द से पाना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। साहिल का ये बात सुन अमन का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाने को बेताब हो, और वह धीमे आवाज में कहता है, बेशरम कहीं का। ये सुन साहिल अमन के करीब जा कान के पास जा कहता है, बेशरम का टैग दे ही दिए हो तो अपने हदों को तो पार करना ही होगा। इतना कहते हुए साहिल अमन के गर्दन पर अपना होठ सटा किस करने लगता है और गर्दन को किस करते हुए पूरे शरीर पर अपने किस का निशान बनाने लगता है। अमन की सांसें बेकाबू होती जाती हैं, उसका मन चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद यश ये ठान लेता है कि वो ईशान का आगे का प्लान जानकर ही रहेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। यश के मन में सवालों का तूफान चल रहा था, ईशान पर भरोसा करे या नहीं, डरे या उम्मीद रखे। ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता था जब वो ईशान के साथ रहकर पता लगाएगा। उदास हो यश खुद में ही कहता है, क्या ईशान के साथ रहना सही होगा? अगर वो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूँगा? उसके दिल में डर भी था और मजबूरी भी। पिता की जान, परिवार की इज्जत और खुद का टूटता हुआ भरोसा सब एक साथ उसे तोड़ रहे थे। तभी पीछे से उसके चाचू आ कहते हैं, तो आने देना, पर सिर्फ अपना फायदा पूरा होने देने तक। अपने चाचू का बात सुन यश धीमे आवाज में कहता है, आपका मतलब क्या है चाचू? मैं समझा नहीं। तो नरेन अपने पॉकेट से एक शीशी को निकाल यश की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, इस शीशी के अंदर का दवाई ईशान के खाने में रोज एक टाइम मिला कर दे देना। यश अपने मासूम आवाज में कहता है, ये कौन सा दवाई है? वही नरेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस दवाई को लेने से ईशान काफी कमजोर होने लगेगा और बहुत नींद भी आएगा। ये सुन यश का दिल जोर से धड़क उठता है। वो जानता था कि ये सही नहीं है, लेकिन हालात ने उसे सही गलत सोचने की मोहलत ही नहीं दी थी। और क्रूर मुस्कान के साथ नरेन कहते हैं, फिर तुम आराम से अपना काम कर सकते हो यश। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अपने चाचू से, क्योंकि वो इनकार कर नहीं सकता था। वह बस खामोश खड़ा हो अपने चाचू के आंखों में देखता रहता है, जैसे उन आंखों में अपने आने वाले गुनाह की झलक देख रहा हो। यश का चेहरा देख नरेन यश को गले से लगा कहते हैं, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें यश? वही यश भी मजबूरी भरी मुस्कान के साथ हाँ कह देता है। उस पल यश को खुद से ही नफरत होने लगती है। तो उसके चाचू यश का पीठ थपथापते हुए कहते हैं, तो जैसा कहा है बस वैसा ही करना और ये याद रखना कि तुम ईशान के पास सिर्फ अपने डैड को बचाने के लिए जा रहे हो। तो ज्यादा ना सोचते हुए यश ओके कह देता है, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दूसरी तरफ ऋतिक फ्रेश हो तरुण के सामने बैठकर उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन थी, एक ऐसा आकर्षण जिसे वो खुद मानना नहीं चाहता था। देखते हुए खुद में ही कहता है, इतना भी हैंडसम नहीं हो तुम जितना कि वो लड़की तुम्हारी तारीफ कर रही थी। खुद से झूठ बोलते हुए ऋतिक तरुण के करीब जाने लगता है। ऋतिक का नज़र सिर्फ तरुण के होठों पर जा टिकता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आंखों के सामने पिछली बार तरुण का किया हुआ वो किस याद आने लगता है, और याद आते ही जैसे उसके पूरे जिस्म में गर्मी फैल गई हो, न चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो जाती है और तरुण के होंठ पर अपना होठ सटाता है और बहुत प्यार से सॉफ्टली किस करने लगता है। वही तरुण जो ऋतिक का आवाज सुनते ही उसका नींद खुल चुका था और तब से सिर्फ सोने का एक्टिंग कर रहा होता है। तरुण ऋतिक का कंधा पकड़ उसे पलट कर नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। तरुण की आंखों में गुस्सा था, गुस्सा इसलिए नहीं कि ऋतिक ने कोशिश की, बल्कि इसलिए कि वो मान नहीं रहा था। तरुण को ऐसा करता देख ऋतिक घबरा जाता है और गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? वही तरुण भी गुस्से में कहता है, वही जो थोड़ी देर पहले तुम कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कर रहा था। इतना कह ऋतिक तरुण को खुद से दूर करने का कोशिश करने लगता है। वही तरुण ऋतिक का हाथ कस के पकड़ कहता है, तुम मुझे किस करो तो सही और मैं तुम्हें करूँ तो गलत, ऐसा क्यों? ऋतिक मुस्कुराते हुए लेकिन दर्द छुपाते हुए ऋतिक कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था और ना कभी करूँगा। ये सुन तरुण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसके अंदर का भरोसा टूटने लगता है। लेकिन वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही बिना जाने कि तरुण पूरी रात ऋतिक के रूम में ही था। ऋतिक का भाई युवराज दरवाजा बिना नॉक किए खोलकर अंदर आ जाता है। उन दोनों को बेड पर ऐसे देख वो हैरान हो जाता है। वही तरुण और ऋतिक भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब तक युवराज मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करते हुए कहता है, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, मैं बाद में आता हूँ।
इतना कहते हुए युवराज ऋतिक के रूम से बाहर चला जाता है और कमरे में रह जाती है खामोशी, अधूरे सवाल और वो सच जिसे दोनों मानने से डर रहे थे। युवराज के जाते ही ऋतिक गुस्से में तरुण का हाथ पकड़ अपने रूम से बाहर निकालने लगता है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी, आंखों में वो आग थी जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ जला चुकी थी। वही तरुण अचानक रुककर वापस दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनों तक सुनाई देने लगती है। तरुण ऋतिक को दरवाजे पर ही सटा देता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। उसकी सांसें ऋतिक के चेहरे से टकरा रही थीं। सेडेक्टिव आवाज़ में वह कहता है, ऐसे तो मुझे मत निकालो जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए, मेरी जान। मेरी जान, ये दो शब्द सुनते ही ऋतिक का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो तरुण को धक्का दे या खुद को संभाले। वह हैरानी से बस तरुण को ही देखता रह जाता है। ऋतिक के लाल हुए चेहरे को देख तरुण को हंसी आ जाती है। पहले वह हल्के से मुस्कुराता है और फिर ऋतिक से दूर हो जोरों से हंसने लगता है। उसकी हंसी में शरारत भी थी और कहीं न कहीं वो अपनापन भी, जिसे ऋतिक नज़रअंदाज करना चाहता था। वही ऋतिक, तरुण का इतना करीब आना उसकी सांसें रोक देता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सांस उसके गले में आकर अटक गई हो। उसका दिल बार बार यही सवाल कर रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे खुद से ही डर लगने लगता है। तरुण जब देखता है कि ऋतिक अब भी उसी हालत में खड़ा है, तो वह फिर से उसके पास आता है। इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था। वह ऋतिक का हाथ थामता है और प्यार भरी आवाज में कहता है, जो हो गया उसे भूलकर वापस की तरह दोस्त बन जाते हैं। आई रियली नीड यू ऋतिक, मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ। तरुण की आंखों में सच्चाई थी, डर था और एक उम्मीद भी। ऋतिक कुछ पल चुप रहता है। उसके दिमाग में बीते सारे पल घूम जाते हैं, हंसी, दोस्ती, झगड़े और वो अनकही फीलिंग्स जिन्हें उसने हमेशा दबाने की कोशिश की थी। बहुत सोचने के बाद ऋतिक उसके पास आता है और भारी मन से ठीक है कह देता है। ये सुनते ही खुशी से तरुण बिना सोचे समझे ऋतिक को हक कर लेता है। वह उस पल को कसकर पकड़ लेना चाहता था, जैसे अगर छोड़ा तो सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। वही ऋतिक कुछ सेकंड बाद खुद को संभालता है और तरुण को दूर कर कड़क आवाज में कहता है, लेकिन हम डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे अब से। ये सुनते ही तरुण अपने चेहरे पर पाउट बनाता है और मासूमियत से कहता है, क्यों, पहले तो हम एक दूसरे को हक किया करते थे। तरुण के सवाल पर ऋतिक उसे घूर कर देखते हुए कहता है, क्योंकि पहले जैसा अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। इन शब्दों के साथ ही कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। ऋतिक खुद को और कमजोर महसूस नहीं करना चाहता था, इसलिए फिलहाल के लिए तरुण को जाने को कह देता है। अब उसे अपने भाई को भी तो एक्सप्लेन करना होगा ना। वही तरुण भी ओके कहता है और बाहर निकल जाता है। जाते जाते वह खुद में ही कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, खुद की फीलिंग्स की वजह से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा ऋतिक। दूसरी तरफ यश हॉल में बैठा पुराने सारे फाइल्स निकाल कर देख रहा होता है। टेबल पर फाइल्स फैली हुई थी, हर पन्ना किसी न किसी राज को छुपाए हुए था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन से प्रोजेक्ट पर उसके डैड और ईशान के डैड साथ में काम कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। तभी शगुन यश को परेशान देख उसके पास आती है और नरमी से कहती है, यश तुम कॉफी पियोगे? मैं बना दूं? यश बिना शगुन की तरफ देखे जवाब देता है, नहीं। शगुन उदास होकर जाने ही वाली होती है कि तभी यश उसे रोकते हुए अचानक सवाल कर देता है, आपने और डैड ने कभी बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? अचानक ये सवाल सुन शगुन हैरान हो जाती है। वह पलटकर यश के चेहरे की तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि हमारे पास तुम थे और मैं नहीं चाहती थी कि जो तुम्हारा है वो किसी और को मिले। शगुन का जवाब सुन यश हल्का सा हंसते हुए कहता है, आपकी बात पर कौन यकीन करेगा? तो शगुन प्यार से जवाब देती है, तुम्हारे किए सवाल का मैंने सिर्फ अपना जवाब तुम्हें दिया है, अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें मानना है या नहीं। यश की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं जब वह कहता है, डैड और आपका अफेयर चल रहा था, इसलिए मेरी मॉम ने सुसाइड किया था। यश के इस आरोप का जवाब शगुन के पास नहीं होता। वह कुछ पल बस खामोश खड़ी रहती है। उसकी खामोशी यश के गुस्से को और भड़का देती है। वह गुस्से भरी आवाज में कहता है, मतलब मैं सही हूँ, आप दोनों के कारण मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है। शगुन यश की तरफ देखती है और थकी हुई आवाज में कहती है,
जब तुमने मान ही लिया है कि हम ही गलत हैं, फिर समझाने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर वह जाने लगती है। फिर कुछ सोचकर पलटती है और दोबारा कहती है, यश, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आज भी करते हैं। गलत सिर्फ मैं थी, तुम्हारे डैड नहीं। तो प्लीज़ अपने डैड से नफरत मत करो, वो ये डिज़र्व नहीं करते। इतना कहते ही शगुन अपने रूम में चली जाती है। शगुन की बातें सुन यश का सारा गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगता है। वह वहीं बैठा रह जाता है और शगुन के कहे एक एक शब्द पर सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा और सच क्या है। शाम का वक्त हो चुका था। वहीं ईशान अपने ऑफिस में बैठे राजवीर का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर रहा होता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं, उंगलियां माउस पर कसकर जमी हुई थीं। हर एक एंट्री को वो बेहद ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी छोटे से सुराग में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। तभी उसकी नज़र एक नाम पर ठहर जाती है, शगुन। ईशान हल्का सा झुककर स्क्रीन को और गौर से देखता है और तभी उसे शगुन के नाम का ट्रांजैक्शन दिखाई देता है, जहां शगुन ने पिछले 18 साल से किसी राकेश मित्तल नाम के आदमी को हर महीने 2 लाख ट्रांसफर किया करती थी। ईशान की भौहें सिकुड़ जाती हैं, उसकी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। 18 साल, हर महीने एक ही आदमी को। ये देख ईशान उस आदमी राकेश के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालता है, अलग अलग डेटाबेस चेक करता है, पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। पर उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन है, क्या करता है और आखिर इतने सालों से शगुन उससे क्यों जुड़ी हुई है। ईशान कुर्सी से टिककर गहरी सांस लेता है। तभी नॉक नॉक तभी साहिल दरवाज़ा नॉक करता है। साहिल की आवाज़ सुन ईशान झट से उसे आने का परमिशन दे देता है। वही साहिल अंदर आ मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी बॉस, अमन की तरफ से। अगर उसने गुस्से में ऐसा वैसा कुछ कहा हो तो। अमन की बचकानी बातें याद कर ईशान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ कहता है, तुमसे प्यार करता है, इसलिए आ गया। ये सुन साहिल का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। वो नज़रें चुराकर बस मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे पर आई वो सच्ची खुशी देख ईशान को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो साहिल की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अच्छा है, अमन के आने से तुम खुश तो रहते हो। फिर ईशान कुछ पल के लिए अतीत में खो जाता है। उसकी आवाज़ थोड़ी गंभीर हो जाती है जब वो पुराने दिनों को याद कर कहता है, वरना जब पहली बार तुम मेरे पास आए थे, तब तुम्हें सिर्फ उन लोगों से बदला लेना था। ये सुन साहिल की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखों में दर्द उभर आता है और वो उदास होकर कहता है, बदला तो अब भी लेना है, पर अमन को खोकर नहीं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ सोचते हुए ईशान कहता है, अमन की फैमिली के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? तो चिढ़ते हुए साहिल कहता है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वो कुछ बताता ही नहीं है, जिद्दी कहीं का। साहिल का जवाब सुन ईशान उसकी तरफ घूरते हुए कड़क आवाज में कहता है, अभी तक अमन से ये तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर तुम रात दिन करते क्या हो उसके साथ। वही साहिल मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है और खुद में ही कहता है, बस प्यार। साहिल की वो मासूम सी मुस्कान देख ईशान सब समझ चुका था। वो कोई और सवाल नहीं करता और चुपचाप वापस अपने काम में लग जाता है। काफी देर तक स्क्रीन को घूरने के बाद ईशान चिढ़ते हुए कहता है, आखिर ये राकेश मित्तल है कौन? जैसे ही साहिल ये नाम सुनता है, वो झट से कहता है, ये नाम तो अमन के बाबा का है। ये सुन ईशान हैरान हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और फिर वो साहिल को अब तक की पूरी जानकारी बताने लगता है। सब कुछ सुन साहिल हैरानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? शगुन मैम के नाम से पिछले 18 साल से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनकी शादी खुद राजवीर सर से 8 साल पहले ही हुई है। तो ईशान खड़ा हो जाता है, दीवार पर टेक लगाते हुए साहिल की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहता है, जानता हूँ साहिल, पैसे किसने ट्रांसफर किए हैं, मैं वो नहीं सोच रहा। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अमन के बाबा को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी अमन के बचपन से ही। उसकी आवाज़ और गहरी हो जाती है। कुछ तो खास रिश्ता है अमन का मल्होत्रा से, और शायद अमन का यश से नफरत करने का भी कोई बहुत बड़ा कारण हो। काफी देर तक ईशान और साहिल इसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के दिमाग में सवाल और भी उलझते जा रहे थे। आखिरकार दोनों साथ ही ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छूट जाता है एक ऐसा राज, जो आने वाले वक्त में कई रिश्तों की नींव हिला देने वाला था। रात का 10 बज चुका था।
मिशन के बाहर की लाइट्स तेज थी लेकिन अंदर का माहौल अजीब सा भारी और खामोश था। वही ईशान भी मेंशन पहुंच चुका था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी सख्ती और कंट्रोल था। जैसे ही वह हॉल में दाखिल होता है, उसकी नज़र सीधे जमीन पर ही बैठे यश पर जाती है। यश, जिसका सिर झुका हुआ था, कंधे थके हुए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी बेचैनी बयां कर रहे थे। ईशान कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर उसके सामने आकर रुक जाता है और गुस्से में कहता है, तुम ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हो? यश धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करता है, उसकी आंखों में थकान के साथ साथ तंज भी साफ झलकता है। वह ईशान की तरफ देखकर कहता है, आपके घर का सर्वेंट हूं तो सोफे पर थोड़ी ना बैठूंगा। इतना कहते हुए यश खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर उसका दिल टूट चुका था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, फाइन, मैं तुम्हारे दिए ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरे डैड को जेल से बाहर निकालना होगा, फिर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। ये सुनकर ईशान बिना कोई जल्दी दिखाए आराम से सोफे पर बैठ जाता है। उसके होठों पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान फैल जाती है और वह कहता है, अभी तो तुम मेरे पास आए हो, इतनी जल्दी जाने की बात मत करो बेबी बॉय। बेबी बॉय सुनकर आज यश को अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वह गुस्से में ईशान की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना, मुझे गुस्सा आता है। ईशान उसकी उंगली को अनदेखा करते हुए ठंडे लहजे में कहता है, तो अपने गुस्से को कुछ दिनों के लिए साइड में रखो, और जैसा मैं कहूँगा अच्छे बच्चे की तरह वैसा ही करो। यश धीरे धीरे अपना हाथ नीचे करता है, दांत भींचते हुए कहता है, हम काम बताओ, करना क्या है? ईशान खड़ा होता है और उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए कहता है, काम स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। कहीं मुझे मारने के लिए कोई हथियार तो नहीं लेकर आए ना? यश को लगता है कि वह उसके बैग या सामान की बात कर रहा है। वह चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, मेरा सारा सामान चेक कर सकते हो। ईशान धीरे धीरे यश की तरफ कदम बढ़ाता है, उसकी आंखों में शरारत और कंट्रोल का अजीब मेल था। वह धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारा सामान नहीं, मैं तुम्हारी तलाशी लेने की बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही यश समझ जाता है कि ईशान आगे क्या सोच रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह झट से कहता है, नहीं। ईशान आईब्रो उचकाते हुए कहता है, मतलब तुम सच में कुछ लेकर आए हो अपने साथ? यश हकलाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ईशान बिना रुके कहता है, तो फिर चेक करने दो। इतना कहते हुए ईशान उसके और करीब आ जाता है। यश अपनी मुट्ठियां कस लेता है, दिल में चल रहे शोर को रोकने की कोशिश करता है, ताकि उसका दिल ईशान के इतना पास आकर और तेज न धड़कने लगे। ईशान यश के बाजू पर हाथ रखता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है, फिर बेहद सेड्यूसिव अंदाज में उसका हाथ यश के सीने पर रखकर धीरे धीरे फेरने लगता है। यश अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। यश की हालत देख ईशान के होठों पर फिर वही क्रूर मुस्कान आ जाती है। वह और करीब जाकर नीचे बैठता है और जीन्स के पास सेड्यूसिव तरीके से चेक करने लगता है। इतनी देर से यश जो कंट्रोल कर रहा था, आखिरकार वह टूट जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ईशान खड़ा होकर यश की आंखों के नीचे अपने अंगूठे से हल्का सा छूते हुए कहता है, तुम रात भर सोए नहीं हो क्या? यश छत से ईशान को खुद से दूर करता है और कहता है, हाँ, नहीं सोया हूँ। सिर्फ कल से नहीं, पिछले कुछ दिनों से, और वो भी आपकी वजह से। ईशान सर फिर गुस्से में कहता है, काम बताओ, क्या करना है मुझे? यश का बात सुन ईशान कोई जवाब न देते हुए आगे की तरफ चलते हुए कहता है, फॉलो मी, और यश के रूम की तरफ बढ़ जाता है। यश सड़ा हुआ चेहरा बनाकर उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ देर में दोनों रूम पहुंच जाते हैं। ईशान पलटकर यश की तरफ देखता है और कहता है, मेरे कपड़े खोलो। यश हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है, वॉट? ईशान उसे घूरते हुए कहता है, मेरे पर्सनल सर्वेंट हो तो पर्सनल काम तो करना होगा ना? फिर आंखें रोल करते हुए कहता है, अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं डील कैंसिल कर देता हूँ। धमकी सुनकर यश झुंझलाते हुए कहता है, कर रहा हूँ। वह ईशान के पास जाता है, उसका कोट उतारता है, फिर टाई, फिर उसकी आंखों में देखते हुए शर्ट के बटन खोलता है, पूरा खोलकर कहता है, हो गया। ईशान उसके कान के पास आकर धीमे से कहता है, नीचे कौन खोलेगा? यश।
यश उसे घूरते हुए कड़क आवाज में कहता है, आगे तुम खुद खोल लो। ईशान मुस्कुराता है और खुद ही खोल लेता है, फिर बेड पर लेट जाता है। उसका सेक्सी सा शरीर देख यश का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ईशान कुछ कहने ही वाला होता है कि यश भागने का सोचता है। हड़बड़ी में मुड़ता है, तभी ईशान की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है। तुम कहाँ जा रहे हो? यश पीछे मुड़कर कहता है। बाहर हॉल में सोने। ईशान मुस्कुराते हुए कहता है। तुम्हें यहीं मेरे पास सोना है। यश ताना मारते हुए कहता है। क्यों? आप अपने सारे सर्वेंट को अपने पास सुलाते हो, या फिर मैं ही खास हूँ? ईशान कड़क आवाज में कहता है। तुम मेरे पसंद सर्वेंट हो, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। दरवाज़ा बंद करो और लेट जाओ। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। इतना कहकर ईशान आंखें बंद कर लेता है। यश का मन करता है कि ईशान का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे पता था फायदा कुछ नहीं। वह मुट्ठी भींचकर दरवाज़ा लॉक करता है और ईशान से दूरी बनाकर लेट जाता है। कुछ देर बीत जाती है। यश को नींद नहीं आती। वह उठने ही वाला होता है कि अचानक से ईशान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। यश खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान की पकड़ बहुत मजबूत थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार यश हार मान लेता है। वह ईशान की बाहों में ही लेट जाता है, और जैसे ही वह उसके पास आता है, एक अजीब सा सुकून उसे घेर लेता है। कई दिनों बाद यश को चैन की नींद आती है। टू मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।